तुम मेरे हो भाग 10। दोस्तों, कहानी में बहुत ही ज्यादा सस्पेंस है। दोस्तों, चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मेहर एकटक उसकी आंखों को देखती ही रह गई। और हाँ, भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो, 1 घंटा है तुम्हारे पास, कबीर बोला और मेहर को छोड़ते हुए वहां से चला गया। वही मेहर जो घबराई सी थी कबीर को देखने लगी। कुछ देर वैसे ही खड़े रहने के बाद वो भी अपना काम करने चली गई। मेहर ने खाना टेबल पर लगा दिया था और कबीर के आने का इंतजार करने लगी। वही कबीर का दिमाग घुमा हुआ था। आज ऑफिस में उसे देविका मिलने आई थी। वो कबीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती थी, पर इस बार कबीर ने मना कर दिया। कारण था कि वेदिका को लगता था कि इस बार भी वही जीतेगी, जिसके चलते वो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फिर से बनाएगी। पर कबीर के जीत जाने पर उसे उतना गुस्सा नहीं आया जितना उसे कबीर को मेहर के साथ देखकर आया था, और बस उसी के चलते वो कबीर के साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आई थी। पर कबीर ने साफ मना कर दिया था। है क्या वो लगती क्या है तुम्हारी, उसी की वजह से जे सब कर रहे हो ना तुम। ठीक है, रखो उसे अपने पास, पर मेरे से मुंह मत मोड़ो। क्या हम एक बार फिर से नहीं सोच सकते इस रिश्ते के बारे में? देविका बोली तो कबीर के गुस्से की भी सीमा पार हो गई। आइंदा से मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं ही भूल जाऊंगा कि कभी मैंने तुमसे प्यार किया है, कबीर देविका से बोला और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। वही देविक भी कबीर को गुस्से से देखते हुए, मुझे मना कर रहे हो तो मैं भी तो देखूं क्या करते हो अब तुम, देविका बोली और वहां से चली गई। कबीर ने विवेक को सारे काम करने का बोलकर खुद घर की तरफ निकल गया, पर घर पर आकर मेहर को जैसे उसने देखा वो भी हैरान रह गया था। कबीर अभी भी गुस्से में था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और कबीर का ध्यान उस तरफ चला गया। गुस्से में ही वो उठा और दरवाजा खोला तो सामने मेहर को देखा। सर, खाना तैयार है, मेहर बोलो और वहां से चली गई। वही कबीर ने मेहर के जाते ही जोर से दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी आवाज सुन एक पल के लिए मेहर भी डर गई थी। रात के खाने पर मेरा दोस्त आ रहा है तो कुछ अच्छा सा बना देना, कबीर बोला तो वही मेहर कुछ बोलने ही वाली थी कि चुप कर गई। कुछ कहना है क्या, कबीर मेहर को देखकर बोला। ये सारा सामान खत्म है। मेहर ने एक लिस्ट कबीर के आगे कर दी। कबीर ने मेहर को देखते हुए वो लिस्ट उठाई और लिस्ट देखने लग गया। ठीक है, शाम तक सामान आ जाएगा, कबीर बोला और उठकर चला गया। वही मेहर ने लंबी सांस ली और खुद खाने बैठ गई। शाम के 6 बजे डोर बेल बजी तो मेहर ने दरवाजा खोला तो सामने वैभव को देखकर हैरान रह गई। वही वैभव भी मेहर को देखकर हैरान था। तभी पीछे से विभोर आया। कैसी है आप, विभोर मेहर से बोला तो मेहर ने अच्छी हूँ कहा और दोनों अंदर आ गए। दी, आप यहाँ क्या कर रही है, वैभव बोला। मैं यही काम करती हूँ, मेहर बोली। तब तक कबीर भी बाहर हॉल में आ गया। कबीर भाई, वैभव बोलते हुए कबीर के गले से लग गया। वही कबीर ने भी उसे गले लगा लिया। आपकी फोटो अखबार में देखी, आप तो बहुत अच्छे लग रहे थे, वैभव कबीर से बोला। तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं, कबीर वैभव के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। आओ, कबीर विभोर को देखकर बोला और तीनों हॉल में लगे सोफे पर बैठ गए। तभी मेहर भी सबके लिए पानी ले आई और तीनों को देने के बाद वहां से चली गई। कुछ ही देर में ही मेहर वापस आई और चाय नाश्ता रखकर चली गई। विभोर ने मेहर को एक बार देखा जरूर, पर फिर अपनी नजरें हटा ली। वही वैभव भी मेहर को ही देख रहा था। विभोर और वैभव रात को खाना खाकर चले गए तो वही मेहर भी रसोई में अपना काम कर रही थी कि तभी कबीर रसोई में आया और मेहर को देखते हुए पानी का गिलास लिया और पीने लगा। उसकी नजर बराबर से मेहर पर थी,
पर मेहर बस काम ही कर रही थी। उसे पता था कि कबीर उसे ही देख रहा है। कितनों को जानती हो तुम, कबीर बोला और साथ ही पानी का गिलास जो हाथ में पकड़ा था उसे टेबल पर रख दिया। वही मेहर कबीर की बात सुनकर उसे देखने लगी। कहना क्या चाहते हैं आप? मेहर बोली। यही के कितनों को जानती हो तुम, कबीर वैसे ही खड़े खड़े बोला और मेहर को देखने लगा। किसी को नहीं जानती, मेहर बोली और फिर से अपने काम में लग गई। वही कबीर को मेहर का जवाब सुनकर ही गुस्सा आ गया, तो वो मेहर को बाह से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर, इस चेहरे पर और कितने चेहरे लगा रखे हैं, बता दो, क्या पता असली चेहरा किस दिन सामने आ जाए। कबीर बोला। छोड़िए मुझे, मेहर अपनी बाह से कबीर का हाथ हटाते हुए कहा। फिलहाल छोड़ ही तो रखा है और शुक्र मनाओ तुम जैसी लड़की को डोट मैंने इस घर में रखा है। कबीर मेहर को देखकर बोला। फिर कबीर अपना चेहरा मेहर के चेहरे के पास ले जाकर, पता है तुम जैसी लड़की की जगह कहाँ होती है, और पता है क्या कहते हैं तुम जैसी लड़की को। कबीर बेहद नफरत से बोला। तो वही मेहर उसे देखने लगी। कॉल गर्ल का नाम सुना है ना? कबीर जैसे जैसे बोल रहा था उसकी पकड़ मेहर के हाथ पर कसती जा रही थी। वही मेहर की आंखों में रुके हुए आंसू बह निकले। शायद ये दर्द कबीर की पकड़ से ज्यादा उसकी बातों का था। आप समझते क्या हो खुद को? जो मन में आए वही बोल रहे हो। होते कौन हो जे सब कहने वाले? जानते भी हो मुझे कभी मिली नहीं जिंदगी में, पहली बार देख रही हूँ आपको, फिर भी इतनी नफरत क्यों है मुझसे? मेहर आखिर आज बोल ही गई। उसे नहीं बर्दाश्त था कि कोई उसके बारे में इतने गलत लफ्ज बोले। ये जुबान भी चलने लगी। हाँ, बोलते हुए कबीर ने मेहर की बाह छोड़ दी और उसके मुंह को कसकर पकड़ लिया। पकड़ कसती जा रही थी और वही मेहर का गोरा चेहरा लाल होता जा रहा था। वो कोशिश कर रही थी पर कबीर उसे छोड़ ही नहीं रहा था। क्यों दर्द हो रहा है? जे तो कुछ भी नहीं है, बहुत दर्द मिलना बाकी है अभी तो, और तुम सोच भी नहीं सकती। कबीर बोला और मेहर को झटके से छोड़कर चला गया। वही मेहर कबीर की बात सुनकर ही डर गई थी। उसकी आंखों में अपने लिए नफरत की शिद्दत देखकर ही सहम गई। फिर भी खुद को संभाला और काम खत्म करके रूम में आई तो देखा कि उसका बेड नहीं था। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस एक बैग था जिसमें मेहर के ही कपड़े थे। जे सब कबीर ने ही किया है, जे सोचकर ही मेहर वही जमीन पर ही लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा उसके मुंह से पर धीरे से निकला और वो अपनी ही याद में चली गई। मेहर मध्यवर्गीय परिवार में रहने वाली लड़की जो छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो जाती। पापा, मम्मी, भाई भाभी और उनका बेटा आरवत, मेहर का परिवार और हर परिवार की तरह जे भी बहुत खुश रहते थे। पापा प्राइवेट जॉब करते तो वही भाई को बैंक में नौकरी लगी हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेहर उस समय 12वीं में थी। उसके भी कुछ सपने थे जो बस अपने पापा को बताए थे। सबसे लाडली जो थी अपने पापा की। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था पर तब तक जब तक उसके पापा उसके साथ थे। रात को सब लोग बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए सोए, पर जब सुबह मेहर उठी तो देखा कि घर में बस एक ही आवाज आ रही थी और वो थी रोने की, जो उसके मम्मी पापा के रूम से आ रही थी। मेहर उस तरफ गई तो जो उसने देखा वो देखकर वही खड़ी रह गई। मेहर की मम्मी रो रही थी और पापा तो लेटे हुए थे। वो बार बार उनको उठने का बोल रही थी। भाभी भी एक तरफ मम्मी को संभाल रही थी तो भाई भी बिना की किसी भाव के पापा को ही देख रहा था। वो दिन था जब उसके पापा जाते जाते मेहर की खुशियां भी अपने साथ ही ले गए थे। सारे विधि विधान होने के बाद सब लोग पहले की तरह रहने लगे। मम्मी ने भी काफी हद तक खुद को संभाल लिया था। वही मेहर ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया, पर पहले की तरह खुश नहीं रहती। वो अब बस चुप हो गई थी। घर से स्कूल, स्कूल से घर। फिर धीरे धीरे भाभी का रवैया भी बदलने लगा। वो किसी ना किसी बहाने से मेहर से काम करवाने लगी। जिस मेहर ने कभी पानी का गिलास भी नहीं लिया था, अब वो पूरे घर का काम करने लगी थी। और
इसकी एक वजह मम्मी थी जो मेहर को बार बार भाभी की मदद करने को बोलती थी। एक दिन मेहर स्कूल से घर आई तो देखा कि उसकी मम्मी चारपाई पर लेटी हुई थी और उनके दोनों पैरों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। क्या हुआ मम्मी? मेहर उनके पास बैठकर बोली। कुछ नहीं, वो मैं सीढ़ियां उतर रही थी तो गिर गई। मम्मी बोली। तो आप ऊपर क्या करने गई थी? मेहर परेशान सी बोली। वो कपड़े थे बस लेने गई थी, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। मम्मी बोली। मेहर बस देखती ही रह गई। देखो मेहर, मैं झूठ नहीं बोल रही, पर अब तुम भी कोई काम ढूंढ लो। मम्मी की दवाई का खर्च, आरवत की पढ़ाई और घर का खर्च, सब कुछ। तेरे भाई अकेले तो नहीं कर सकते ना, तो खुद का खर्च ही उठा लो। भाभी रात के खाने पर मेहर से बोली। वही मेहर अपने भाई की तरफ देख रही थी जिसने एक बार भी मेहर को नहीं देखा। ठीक है भाभी, अगले महीने फाइनल है, उसके बाद देख लेती हूँ, मेहर ने कहा और वो बिना खाना खाए ही चली गई। दिन बीतने लगे। मम्मी की तबीयत पहले से बेहतर तो थी पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। मेहर सुबह का सारा काम करके स्कूल जाती और वापसी पर सब काम करके मम्मी को भी रोटी खिलाकर पढ़ने बैठ जाती। फाइनल्स हुए तो मेहर की पढ़ाई भी छूट गई, पर भाई के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि मेहर तुझे जो करना है कर ले, वो तो हालचाल भी पूछ ले तो बहुत बड़ी बात थी। एक दिन ऐसे आरवत के साथ खेलते हुए उसे पता चला कि दादी को चोट सीढ़ियों से गिरने से नहीं लगी बल्कि मम्मी ने ही धक्का दे दिया था, जिस से दादी गिर गई और उनको चोट लग गई। उस दिन मेहर को यकीन हो गया था कि अब भाई से कुछ भी कहना बेकार है, तो वो बिना किसी को बताए ही काम की तलाश में निकल गई। कोई डिग्री तो थी नहीं, पर हाँ छुट्टियों में अपनी मम्मी से उसने सिलाई जरूर सीखी थी, तो उसी के बारे में सोचकर मेहर मास्टर जी के पास चली गई और वही वो काम भी करने लगी। इसी बीच उसकी शीतल से मुलाकात हुई, तो उसी के कहने पर मेहर प्राइवेट से बीए करने लगी थी और शीतल ही उसे पढ़ने में मदद करती थी। मेहर ने भी अपने हालात से समझौता कर लिया था। यहाँ मम्मी अब चल नहीं पाती थी तो उनका भी सारा काम करना, घर का काम करना, सुबह का खाना बनाना और दोपहर का करके जाना। मेहर को अब आदत हो गई थी, पर फिर भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। भाभी का रवैया अब पहले से भी बद से बदतर होता जा रहा था। भाई भी कुछ नहीं कहता। मेहर को तो इन सब की आदत हो गई थी। भाभी की बहन की शादी थी तो उसके सारे कपड़े मेहर को सिलने के लिए दे दिए। रात का समय था, मेहर ब्लाउज को सिल रही थी तो मेहर उस पर हाथ रखकर देखने लगी। उसके चेहरे पर भी एक पतली सी स्माइल आई। जे सोच करके कहा, वो जींस टॉप पहनती थी, पापा खुद उसे लाकर देते थे, पर अब वो सूट पहन रही है जिसे कभी उसने देखा तक नहीं था। ऐसा भी कहो कि उसे पसंद ही नहीं थे, पर किस्मत भी क्या खेल खेलती है। जे सोच कर ही वो पतली सी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई जिसे भाभी ने देखा था और कहा था, तुम जैसे लोगों को सपने देखने का कोई हक नहीं, बस काम करने के लिए ही पैदा हुए हो, और अगर काम नहीं किया तो बोलते हुए उठी और मम्मी के आगे से खाने की थाली उठाकर फेंक दी थी। मेहर अपनी यादों से तब बाहर आई जब उसे लगा कि उसके दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। मेहर अंदर से ही दरवाजा बंद करके सोती थी। मेहर ने समय देखा तो सुबह के 5 बजे थे। पहले तो मेहर डर गई, पर फिर हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला तो सामने मेहर अपनी यादों से तब बाहर आई जब उसे लगा कि उसके दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। मेहर अंदर से ही दरवाजा बंद करके सोती थी। मेहर ने समय देखा तो सुबह के 5 बजे थे। पहले तो मेहर डर गई, पर फिर हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, पर आवाज लगातार आने लगी तो मेहर थोड़ा आगे आई। हॉल से आवाज आ रही थी। मेहर उस तरफ चल दी। हॉल में कबीर पंचिक बैग पर गुस्सा निकाल रहा था। मेहर ने उसे देखा तो वापस मुड़ने लगी। रुको, कबीर की आवाज आई तो मेहर को रात में कबीर की बातें और लहजा दोनों ही आंखों के आगे से घूम गया।
मेहर ने गहरी सांस ली और कबीर को देखने लगी। इसे पकड़ो आकर, कबीर पंचिक बैग की तरफ इशारा करके बोला। तो मेहर हैरान सी उसे तो कभी पंचिक बैग को देखने लगी। देख क्या रही हो, जल्दी आओ, कबीर सख्त आवाज में बोला। तो मेहर ना चाहते हुए भी उस तरफ चल दी। इस तरह से कबीर बैग पर मेहर के हाथ टिकाते हुए बोला। वहीं मेहर ने भी बैग पकड़ ये। कबीर ने पूरी जान से बैग पर पंच मारा, जिससे बैग मेहर के हाथ से निकल गया और मेहर के चेहरे के पास से निकला, जिससे मेहर 2 कदम पीछे हट गई। कबीर मेहर को देखते हुए फिर से पंचिक बैग पर पंच मारने लगा। वहीं मेहर बस पीछे हटकर खड़ी रही। जब कबीर थक गया तो वो रुक गया और मेहर को देखने लगा। वहीं मेहर जमीन को ही देखे जा रही थी, क्यों कबीर लगातार उसे ही देख रहा था। कबीर मेहर के पास से निकलकर अपने रूम में चला गया तो वहीं मेहर ने गहरी सांस ली और वो भी रूम में चली गई। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। कबीर किसी ना किसी तरह मेहर को दुखी करता, पर सबसे ज्यादा मेहर को दुखी उसकी बातें करती। अब तो मेहर में पूछने की हिम्मत भी नहीं रही थी कि वो क्यों उससे नफरत करता है। पहले भी पूछा था पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। कबीर बस वही करता जो उसे सही लगता। मेहर भी अम्मा से बात कर लेती थी, मीनू भी बात करती, पर जब वो कुछ पूछने को होती तो मेहर उसे काम है का बोलकर टाल देती। सुनो, आज दोपहर को मेरे कुछ क्लाइंट यहीं घर पर ही आ रहे हैं, तो चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेना, मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। कबीर सुबह जाते हुए मेहर से बोल गया था, तो मेहर ने भी हाँ में सिर हिला दिया और वो अपने काम में लग गई। मुंबई से दूर किसी पार्टी में, क्या यार आजकल तो तू कुछ भी नहीं करता, मतलब पहले की तरह ना मस्ती, बस इस शराब के गिलास को देखता रहता है। एक लड़का दूसरे से बोला। हाँ सही तो बोल रहा है अश्विन, बात क्या है, देख तो सही कितनी हसीन तितलियां है, और तू है कि इस ग्लास को ही घुरे जा रहा है। दूसरा लड़का अश्विन से बोला। वही अश्विन जिसके हाथ में शराब का गिलास था। वो दोनों को देखते हुए, तुम लोग नहीं समझोगे, वो बोला। क्या नहीं समझेगे, तू समझाएगा तो समझ ही जाएंगे, दोनों लड़के बोले। तुम मुझे पिछले 6 महीने से जानते हो, मेरी लाइफ क्या है इससे बहुत दूर हो, तुम लोग समझे। और हाँ, मुझे फिर से मेरी लाइफ के बारे में मत पूछना, मैं क्या हूँ क्या नहीं किसी को नहीं बताता। अश्विन दोनों को देखकर बोला। ठीक है भाई, मत बता, चल इसे खत्म तो कर ले। पहला लड़का बोला। तुम लोग पियो, मुझे जाना है। बोलते हुए अश्विन ने एक ही बार में गिलास खाली करा और वहां से चला गया। दोनों लड़के उसे देखते रह गए। अश्विन आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और उसे आगे बढ़ा दिया। एक सुनसान सी जगह पर गाड़ी रोककर गाड़ी के बाहर उतरकर चारों तरफ देखने लगा। बहुत देर तक सड़क के उस एक छोर को देखते रहने के बाद वो सड़क के बीचों बीच बैठ गया और सड़क को हाथ लगाकर, अगर मान जाती तो आज इस दुनिया में होती, पर कमबख्त तुम मानी ही नहीं। क्या किया था मैंने, बस वही जो मुझे सही लगा। पहली नजर में भाग गई थी, पर तुमने तो सबके सामने मुझे ही बदनाम करने का सोच लिए, और कोई मुझे बदनाम करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। अश्विन अभी भी उसी जगह को हाथ लगाकर बोल रहा था। फिर खड़े होकर अपने हाथ जेब में रखते हुए और चारों तरफ देखकर, तुम तो चली गई पर मुझ में कहीं रह गई हो तुम। इन आंखों को किसी और को देखना गवारा नहीं। अब मेरा भाई मेरे खिलाफ हो गया, जबकि उसने तुम्हें देखा भी नहीं। अगर एक बार तुम्हें देख लिया होता तो वो मुझे मारने में भी देरी नहीं करता। अश्विन काफी देर तक उसी जगह पर खड़ा रहा और फिर वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। कबीर अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, पर उनमें एक लड़का जो कबीर की ही उम्र का था, वो बार बार मेहर को ही देख रहा था। जब वो कुछ रखने ले जाने आती तो वो लड़का उसे ही देखता। कबीर सब पर अपनी नजर रखे हुए था।
शाम हो चली थी तो कबीर ने मेहर को एक बार फिर से चाय बनाना का बोल दिया और खुद उठकर कुछ देर के लिए चला गया। वही वो क्लाइंट भी कुछ देर के लिए सोफे पर ही बैठ गए। मेहर ने सबके लिए चाय लगा दी और खुद वहां से चली गई। कोई देखकर कह सकता है क्या कि ये इस घर की मेड है, कितनी सुंदर है ये। एक लड़का बोला। बहुत खूबसूरत। वही लड़का बोला जो कब से मेहर को ही देख रहा था कि तभी कबीर वहीं आ गया। उसने बातें सुन ली थी और तो सब ने चाय पी और चले गए, पर कबीर ने उनकी बातें सुन ली थी। जैसे ही कबीर उनको दरवाजे तक छोड़कर अंदर आया तो सामने मेहर को देखकर गुस्से में आगे बढ़ा। बस करो, अपने जाल में फंसाने का इरादा है और कितनों को तुम इस खूबसूरती के जाल में फंसाओगी। कबीर बोला तो मेहर उसकी बात को अनसुना करके वहां से जाने लगी। अब तो ये रोज का था। कबीर का जब मन करता वो उसे कुछ भी बोल देता। मेहर को जाता देखकर कबीर को और गुस्सा आ गया तो उसने मेहर की बांह पकड़कर उसे खींचते हुए दीवार से लगा दिया। वहीं मेहर के हाथ में पकड़े हुए बर्तन नीचे गिरकर कई टुकड़ों में बट गए। मेरी बात को अनसुना करके कहाँ चली? कबीर मेहर को दीवार से लगाते हुए बोला। जब आपको मेरे बारे में सब पता ही है तो क्या कहूँ, मैं कैसी हूँ ये जानते हुए भी अपने घर में रखा है तो लोग तो बातें करेंगे ही ना। मेहर आज बोल गई। वह कबीर मेहर की बात सुनकर उसे घूरते हुए बहुत जुबान चलने लग गई। कबीर बोला और साथ ही उसका मुंह पकड़ते हुए, बहुत चलती है जे जुबान तुम्हारी। कबीर बोला। वही मेहर उसका हाथ हटाते हुए, दूर रहकर भी बात कर सकते हो आप। मेहर कबीर को धक्का देते हुए बोली, जिससे कबीर 2 कदम पीछे हट गया। मजबूरी है इसलिए यहाँ हूँ, पर आप तो अपनी हद ही भूले जा रहे हो। मेहर आज गुस्से में बोल रही थी और जब पता है कि घर पर ऐसी लड़की रखी है तो अपनी मीटिंग ऑफिस में रखनी चाहिए थी। गलती आपकी है। मेहर बोलकर जाने लगी कि कबीर ने उसे कंधों से पकड़कर दीवार से लगाते हुए, बहुत बोलिए, आज बहुत जुबान चलने लगी है। कबीर बोला और चेहरा मेहर के चेहरे की तरफ ले जाने लगा। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ एक आवाज आई। मेहर और कबीर दोनों का ध्यान एक साथ ही उस तरफ गया। यहाँ मेहर हैरान सी उस तरफ देख रही थी तो वही कबीर भी उस तरफ देखकर हैरान रह गया। मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर? फिर से आवाज आई तो कबीर एकदम से मेहर को छोड़ते हुए उस तरफ चलते हुए, दादी आप कब आई और अकेले क्यों आई हैं? मुझे बता दिया होता। कबीर बोला और जाकर दादी के गले लग गया। कैसी है आप? कबीर बोला और दादी को डोट देखने लगा। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? दादी कबीर का चेहरा छूकर बोली। रवि पीछे से सामान लाते हुए मैं भी आ गया बोला और वो भी कबीर के गले लग गया। वही मेहर जो अभी तक कबीर को गुस्से में ही देखती थी, आज पहली बार उसे ऐसे देख रही थी। उसका ये रूप देखकर मेहर हैरान थी। तुम यहाँ आओ, कबीर की दादी राधा जी मेहर को देखकर बोली। तो कबीर और रवि दोनों ही मेहर को देखने लगे। यहाँ रवि मेहर को देखकर खुश था, वही कबीर मेहर को घूरने लगा। क्यों? मेहर दादी की बात सुनकर भी उनके पास नहीं आई थी। क्या बात है बेटा, मेरे पास नहीं आओगी? दादी फिर से बोली और साथ ही सोफे पर बैठ गई। तो मेहर धीरे से आगे आ गई और दादी के सामने खड़ी हो गई। तुम देखने में तो बहुत खूबसूरत हो, दादी मेहर को देखकर बोली। तो मेहर ने दादी को डोट देखा। बाकी कुछ बातें सिखानी पड़ेगी तो धीरे धीरे आ जाएगा सब, दादी बोली। वही मेहर उनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। रवि भी मेहर से मिला और दादी के पास ही बैठ गया, पर वो बराबर से कबीर और मेहर को देख रहा था। अब तुम दोनों खड़े भी रहोगे या कुछ कहोगे भी? दादी मेहर और कबीर को देखकर बोली। क्या कहे? कबीर बोला और वही मेहर दादी को ही देख रही थी। इसी सरप्राइज की बात कर रहा था ना कि मैं जब
यहाँ आओगी तो मुझे तुम सरप्राइज दोगे, दादी कबीर से बोली पर इशारा मेहर की तरफ ही कर रही थी। मेहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वही कबीर भी दादी को ही देख रहा था। मुझे मेरी पोते की पसंद है, शादी कर ली और बताया भी नहीं। चलो अब मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। दादी दोनों को देखकर बोली तो दोनों ही दादी की बात सुनकर हैरान रह गए। मेहर तो दादी की बात सुनकर ही हैरान रह गई, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही कबीर को भी समझ नहीं आ रहा था कि दादी बोल क्या रही थी। आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मेहर जल्दी से बोलने लगी कि कबीर ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पर पकड़कर कसते हुए, दादी आपको कैसे पता चला कि हमने शादी कर ली है? कबीर बोला तो मेहर उसे देखने लगी। वही रवि के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी। लेकिन इसमें पूछने वाली बात क्या है? दादी बोली और अब आशीर्वाद भी ले लो कि सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा। दादी दोनों को देखते हुए बोली तो कबीर मुस्कुराते हुए जरूर बोला और साथ ही मेहर का हाथ खींचते हुए उसे भी साथ ही झुका लिया। मेहर तो पहले ही हैरान थी, पर अब ये सब क्या हो रहा था उसे समझ ही नहीं आ रहा था। ऊपर से कबीर का ऐसे दादी की बात को सच बताना, उसके लिए सब उलझ गया था। कबीर तो पहले ही उसके लिए पहेली सा था। कबीर का ऐसे दादी की बात को सच बताना, उसके लिए सब उलझ गया था। कबीर तो पहले ही उसके लिए पहेली सा था। सदा खुश रहो। दादी दोनों के सिर पर हाथ रखकर बोली। वही मेहर कुछ भी बोलने जाती तो कबीर उसके हाथ पर पकड़ कस देता, जिससे मेहर चुप ही रहती। पर उसे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। नहीं, ये सब गलत है, मैं किसी से भी झूठ नहीं बोल सकती, मेहर ने मन में कहा। बैठो मेरे पास, दादी ने मेहर से कहा तो मेहर कबीर को देखने लगी। बैठो दादी है मेरी, कबीर बोला तो मेहर बैठ गई। अरे दादी आप कब आई? देविका अंदर आते हुए बोली। ओ तुम आई हो? दादी देविका को देखकर बोली। वही देविका मेहर को दादी के पास बैठा और दादी के हाथ में मेहर का हाथ देखकर गुस्से से जल भुन गई, पर ऊपर से खुशी दिखते हुए वो भी दादी के दूसरी तरफ बैठ गई। अभी आई हूँ, दादी देविका से बोली। फिर मेहर को देखकर, तुमने सही कहा था कि जब मैं यहाँ पहुँचूंगी तो मुझे सरप्राइज मिलेगा, दादी मेहर के सिर पर हाथ रखकर बोली। तो वही कबीर देविका को देखने लगा। मतलब? देविका बोली। मतलब ये कि मुझे यहाँ आकर पता चला कि कबीर ने तो शादी कर ली और हमें सरप्राइज देने की सोच रहा था, दादी देविका को देखकर बोली। वही देविका दादी की बात सुनकर कबीर को डोट देखने लगी। दादी आप थक गई होगी, चलो आराम कर लो, कबीर दीदी से बोला। नहीं मैं नहीं थकी, मेरी तो सारी थकान मेहर को देखकर ही उतर गई है, दादी बोली। आप बातें करो, मैं रवि से कुछ बात करके आता हूँ, कबीर बोला और रवि के साथ रूम में चला गया। ये क्या कहा है? दादी को क्या कहा है तूने? और तूने बताया क्यों नहीं कि आ रहे हो दादी को लेकर? मुझे पहले दिन से तुझ पर शक था कि मेहर को तूने यहाँ क्यों रखा है? तुम्हें लगता है कि करण के साथ जो भी हुआ उसके पीछे मेहर है? रवि बोला तो वही कबीर उसे हैरान सा देखने लगा। देख मुझे सच्चाई नहीं पता और ना ही तूने कभी बताई कि आखिर उन 4 महीनों में ऐसा क्या हो गया था कि तूने सबको छोड़ दिया। मैं भी जिद से तेरे साथ रह रहा हूँ, वरना तू मुझे भी नहीं आने देता तेरे पास, रवि बोले। तो कबीर ने वही फाइल निकालकर रवि के आगे कर दी। पढ़ इसे और तू भी समझ जाएगा, कबीर बोला और सोफे पर बैठ गया। वही रवि जैसे जैसे फाइल पढ़ रहा था उसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। तूने इन कागज के टुकड़ों पर यकीन किया है? रवि बोला। उसके बहुत सारे चेहरे हैं जो तुम्हें दिख नहीं रहे, कबीर अपना सिर पकड़े हुए बोला। उसका बस एक ही चेहरा है जो सबके सामने है, तू ही गलत है इस बार, रवि बोला। तुझे भी उसने अपने जाल में फंसा ही लिया ना, कबीर रवि को देखते हुए बोला। तो रवि हंसकर, तू सच में बदल गया है, मतलब कि उसकी आंखों से भी तुम्हें पता
नहीं चला कि वो कोई जाल नहीं बना रही, तू ही है ना कबीर, जो सामने वाले इंसान को कभी भी जाने बिना कुछ नहीं कहता और आज एक लड़की के साथ सुनना चाहता है ना कि क्या किया है उसने। कबीर रवि की बात काटते हुए बोला, मेहर दादी जो बोल रही है वो सच है क्या? देविका मेहर को देखकर बोली। तो मेहर उसे देखने लगी। अब वो क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो चुप ही रही। झूठ क्यों बोलेगी ये? दादी बोली, अच्छा दादी आप बताएं क्या लेगी? मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मेहर उठते हुए बोली, चल बाकी बातें चाय पीते हुए करते हैं। दादी बोली तो मेहर जल्दी से रसोई की तरफ चलने लगी, पर पहले उसने टूटे हुए बर्तन उठाए और फिर आगे चली गई। मेहर को डांट बस अब दादी को सच बताना था, पर वो कैसे कहे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। मेहर अपने बारे में बताओ कुछ, दादी मेहर से बोली और साथ ही चाय पीने लगी। वही देविका के चेहरे पर स्माइल आ गई। मेहर ने दादी को देखा। वो मैं अनाथालय में रहती हूँ, मेहर बोली। रहती थी? दादी मेहर की बात को सही करते हुए बोली। ओ तो तुम अनाथ हो? देविका बोली। वही मेहर उसे देखने लगी। अनाथालय में रहती थी मेहर, ना कि वो अनाथ है। दादी देविका को देखकर बोली और मेहर के सिर पर हाथ रखकर, अब हम हैं ना इसके साथ? दादी बोली। वही मेहर बस दादी को ही देखती रह गई। अम्मा के बाद दादी से उसे अपनापन सा लगा था। मैं सुन रहा हूँ, बोल क्या बात है जो मुझे नहीं पता? रवि कबीर को देखते हुए बोला, वो दिन पता है ना जब हम सब लोग इंडिया वापस आने वाले थे, पर आखिरी समय मुझे लंदन में काम की वजह से रुकना पड़ा था। तो मोम डेढ़ करण दादी सब आ गए थे, मैं नहीं आ पाया था। कबीर रवि को देखकर बोला, उन्हीं दिनों की बात है जब सब सही चल रहा था। मुझे काम के सिलसिले में वहीं रुकना पड़ा, पर रोज बात होती थी हमारी। बोलते हुए कबीर अपनी यादों में चला गया। 3 साल पहले की बात है। करण बहुत खुश था इंडिया आकर। उसके लिए यहाँ आना सपने के जैसे था। भाई आपको पता है, आज ना मैं दूसरी बार उसी जगह गया था। हाँ यहाँ से दूर है कुछ गांव के जैसी, पर भाई वहाँ पर बहुत शांति है। आप कब आ रहे हो? मैं आपको भी वही लेकर जाऊंगा। करण अपनी बात बोल रहा था और सामने कबीर जो बिजनेस सूट में खड़ा करण को देख रहा था। ठीक है छोटे, बहुत जल्द मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, पर अभी मुझे ना कुछ काम करना है। तो क्या मैं अभी वो कर लूं? कबीर करण से बोला। ठीक है भाई जल्दी आना, करण बोला और दोनों तरफ से वीडियो कॉल कट गई। करण बहुत खुश था। उसने सबके साथ बैठकर रात का खाना खाया और वापस अपने रूम की तरफ चला गया। रात के कुछ 12 बजे करण फिर से उसी जगह की तरफ चल दिया बिना किसी को बताए। उसके लिए जे आम बात थी तो वो चला गया, पर डेढ़ वरुण ने उसे जाता देख लिया था। करण काफी दूर निकल गया था और अब वो अपनी गाड़ी को बहुत आराम से चला रहा था। कोई इंग्लिश सॉन्ग भी चल रहा था जिसे करण साथ साथ गुनगुना रहा था। करण चारों तरफ अपने फोन से वीडियो भी बना रहा था। इतने में करण ने दूसरी तरफ देखा कि कोई उसकी गाड़ी के आगे आ गया। करण ने जल्दी से ब्रेक लगाई और कुछ देर तो वैसे ही सामने देखता रहा। पूरे चांद की रात जो कुछ देर पहले करण के मन को शांत कर रही थी, अब वही उसे डर लग रहा था और फोन तो झटके से पहले ही नीचे गिर गया था। करण गाड़ी से नीचे उतरा और आगे बढ़ा। देखा कि कोई लड़की थी जो नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। कुछ चोटें भी उसे आई थी। हे उठो, कौन हो तुम? उठो। करण ने उस लड़की को उठाने की कोशिश की, पर वो लड़की नहीं उठी। तभी कुछ दूरी से करण को आवाज आई, कोई है क्या? कौन है वहाँ? करण ने उस तरफ देख कर कहा। यहाँ से आवाज आई पर कोई नहीं था। लड़की की हालत खराब होती देखकर करण ने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया और गाड़ी वापस से शहर की ओर घुमा ली। सुबह जब करण वापस नहीं आया तो वरुण ने करण को फोन किया और जो उसे पता चला उसे सुन कर उसके होश ही उड़ गए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वरुण ने कहा। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर वरुण ने फोन रखा और घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वरुण
पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था। देखो इंस्पेक्टर, जरूर कुछ गलती लगी है, हम लोग तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं है। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वरुण इंस्पेक्टर से बोल रहे थे। वही इंस्पेक्टर वरुण को देखकर, तो फिर आधी रात को तेरा बेटा क्या कर रहा था वहाँ पर? हाँ पता है, तुम वरुण चौहान हो, एक कंपनी है तुम्हारी और सालों से बाहर ही रह रहे हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा कुछ भी करे और तुम उसे बचा के ले जाओ। इंस्पेक्टर वरुण से एकदम बदतमीजी से बोला। देखो एक बार मुझे मेरे बेटे से बात करनी है और मेरे वकील भी आते ही होगे, वरुण ने कहा। तो इंस्पेक्टर टेढ़ा हंसते हुए, तुम्हारा वकील देख लेते हैं और जाओ इन्हें अपने सुपुत्र से मिला दो। इंस्पेक्टर हवलदार से बोला तो वो वरुण को लेकर एक तरफ चला गया। करण घबराया सा एक कमरे में बैठा हुआ था के सामने अपने पापा को देखकर वो रोने लगा और उनके गले से लग गया। पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो लड़की गाड़ी के आगे आ गई और जब मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया और मुझे यहाँ ले आए। मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। करण रोते हुए बोला। वही वरुण उसे शांत कराते हुए, चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ है। अभी वकील साहब आते ही होगे, हम अभी घर चलेंगे। वरुण करण को चुप कराते हुए बोले। देखिए आज बेल नहीं हो सकती, शनिवार है और कल संडे, तो अब हमें मंडे तक का इंतजार करना होगा, वकील वरुण से बोला। जिसे सुनकर करण ने वरुण को पकड़ लिया। नहीं पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना, वो बोला, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसे वापस से बंद कर दिया। वही वरुण जब घर पहुंचा तो राधा और उर्मिला ने जब सारी बात सुनी तो उनके भी होश उड़ गए। उर्मिला तो करण के बारे में सुनकर ही बेहोश हो गई। वही दरवाजे पर खड़े कबीर ने जे सब सुन लिया। वो तो सबको सरप्राइज देना चाहता था, खासकर अपने छोटे को, पर यहाँ आकर उसे तो कुछ और ही पता चला। अपनी माँ को संभाल कर कबीर ने पापा से सारी बात जानी। पापा उस लड़की से बात करते हैं? कबीर वरुण से बोला। हाँ बेटा, वही सही है, पर इस समय तुम्हारी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकते। वरुण बोला। मैं पता करता हूँ, वैसे भी अब मुझे करण से नहीं मिलने दोगे? कबीर बोला और उस लड़की को मिलने हॉस्पिटल चला गया जिसके बारे में करण ने वरुण को बताया था। वहां जाकर पता चला कि वो लड़की तो जा चुकी है। ऐसे कैसे जा सकती है? कबीर ने डॉक्टर से पूछा। देखिए हमें नहीं पता, वो चली गई, डॉक्टर बोला और वहां से चला गया। ये सब मिले हुए हैं, कबीर ने पास पड़े बेंच पर पैर मारते हुए कहा। तभी उसके पास से एक नर्स निकली। मुझे आपसे कुछ कहना है, नर्स ने सामने देखते हुए कहा। तो कबीर उसे देखते हुए बोलो। कबीर बोला। यहाँ नहीं, बाहर चलो। नर्स आगे आगे चलते हुए बोली तो कबीर भी उसी के पीछे चल दिया। उस लड़की के बारे में पूछ रही है ना, जिसे कल रात को लाया गया था? नर्स चलते हुए बोली। हाँ, कबीर उसके साथ ही चलते हुए बोला। देखो ज्यादा नहीं पता, पर उसके साथ बलात्कार हुआ है, वो नर्स बोली और कबीर को देखते हुए आगे कुछ नहीं बता सकती। नर्स बोली और वहां से चली गई। कबीर उसे देखता ही रह गया। कबीर हॉस्पिटल के बाहर ही था और लगातार फोन पर किसी से बात कर रहा था। ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ, वो बाहर ही आ रही है, कबीर बोला और गाड़ी एक तरफ ले जाकर रोक दी। आप यहाँ सामने। वही नर्स खड़ी थी। मुझे आपसे बात करनी है, कबीर बोला। तो नर्स गाड़ी में बैठ गई। रात में जो लड़का उस लड़की को लेकर आया था उसके साथ रेप हुआ है, ऐसा उस लड़की ने कहा था और डॉक्टर ने उसकी जांच की। पर पुलिस से बात में जब उसे पता चला कि पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया है तो वो लड़की बस चुप सी रही। और फिर सुबह जब उसके पास कोई नहीं था तो वो लड़की चुपचाप वहां से चली गई। नर्स बोली और कबीर बस उसे ही देखता रह गया। जांच में क्या पता चला? कबीर के हाथ स्टीयरिंग पर थे तो नर्स कबीर को देखते हुए झूठ कहा था उसने। नर्स बोली तो कबीर की पकड़ उस स्टीयरिंग पर और भी कस गई।
देखो अब तुम्हें मैंने सब सच बता दिया है, तो प्लीज मेरे सामने फिर मत आना, नर्स बोली और गाड़ी से उतरकर चली गई। वही कबीर ने गुस्से में गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी थी। सारी रात उसकी बेचैनी में कटी और जैसे ही सूरज की किरण धरती पर पड़ी उसी के साथ कबीर घर से निकल गया। बस करण को बाहर लाने के लिए उसने क्या नहीं किया और करण से भी मिला, पर इस दौरान करण एकदम चुप सा हो गया था। जब कबीर उसे मिलने गया तो उसने कबीर से कोई बात नहीं की, बस चुप सा बैठा रहा। अगले दिन कबीर ने करण की जमानत करा ही ली और उसे अपने साथ घर ले आया था। उर्मिला तो करण को देखकर ही ठीक हो गई थी। आगे का क्या सोचा है, अब क्या करना है? वरुण जी कबीर से बोले। दोनों कबीर के रूम में थे। बस पापा, अब उस लड़की के बारे में पता करना है, और हाँ कुछ दिन में केस चलेगा, कबीर बोला। और तुम्हारे बिजनेस का क्या जो तुमने खड़ा किया है अपनी महंत से? वरुण कबीर से बोले। वो बाद में, पहले आप सब है, कबीर बोला। कि तभी उनको उर्मिला के चिल्लाने की आवाज आई। दोनों रूम से बाहर आए तो आवाज करण के रूम से आ रही थी। मम्मी को क्या हुआ? कबीर बोला और उस तरफ चल दिया। वही वरुण भी उस के पीछे पीछे ही चल पड़ा। अंदर का नजारा देखकर सबकी सांसें ही थम गई थी। करण छोड़ उसे, हम बैठकर बात करते हैं, कबीर करण को देखकर बोला। वही करण जिसके हाथ में पिस्टल थी। वो कबीर को डोट देखकर, नहीं भाई कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया है। करण बोला, नहीं बेटा गलत काम मत करना, हमें तुम पर भरोसा है। वरुण बोले, देख छोटे, फेंक उसे, हम कोई रास्ता निकाल लेते ना। कबीर बोला, अब कुछ नहीं हो सकता भाई। बोलते हुए करण ने पिस्टल जिसे अपने माथे से लगा रखा था उसका ट्रिगर दबा दिया। सब बस जैसे देखते ही रह गए। उर्मिला तो करण को देखते ही गिर गई। वही वरुण जो सब देखकर यहाँ थे वही रह गए। छोटे कबीर ने गिरते हुए करण को पकड़कर कहा, पर करण अब कुछ नहीं बोला। छोटे कबीर बस उसे पुकारता ही रह गया। देख करण, सब सही ही होगा, मैं मंदिर से तेरे नाम की पूजा करा कर आई हूँ। बोलते हुए दादी अंदर आई तो वहाँ का दृश्य देखकर वो भी कुछ नहीं बोल पाई। कबीर यहाँ करण को अपनी बाहों में लिए हुए बैठा था। वही वरुण एक दीवार से लगे हुए थे और उर्मिला नीचे गिरी हुई। जे सब उसी की वजह से हुआ है और उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कबीर ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। वही रवि जो उसकी बात सुन रहा था, उसे भी नहीं पता चला कि कब उसकी आंखें भी भर आई। मैं मानता हूँ बहुत गलत हुआ, पर तुम्हें कैसे पता कि वो लड़की मेहर ही है? रवि कबीर के कंधे पर हाथ रखकर बोला। तो कबीर ने एक फोन आगे करते हुए कहा, लास्ट वीडियो प्ले करना। कबीर बोला तो रवि ने प्ले किया, जिसमें गाड़ी के आगे एक लड़की आई थी और गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी की वजह से उसका चेहरा दिख रहा था और जे कोई और नहीं मेहर ही थी। रवि हैरान सा उसे देख रहा था। जे कैसे? रवि बोला, करण का ही फोन है, आखिरी बार मुझे उसी गाड़ी से मिला था और फिर उसी दिन पुलिस की तरफ से ये फाइल जिसे तुमने पढ़ा है। कबीर बोला। रवि अभी भी उसी वीडियो को ही देख रहा था। कुछ तो था जो उसे सही नहीं लग रहा था, पर उसके पास भी कुछ कहने को नहीं था, तो उसने कुछ ना कहना ही सही समझा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस कहानी का अगला भाग देखना तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा।